बांग्लादेश हमारा एक पड़ोसी देश, जहां एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करके भागना पड़ा और बाद में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसका मुखिया मोहम्मद यूनुस बने। पर यह सवाल कई लोगों के मन में होगा कि मोहम्मद यूनुस ही क्यों, और क्या वह भी जल्द रिजाइन कर देंगे? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से इसे समझते हैं। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले थोड़ा पीछे जाकर देख लेते हैं कि चुनी हुई सरकार को क्यों जाना पड़ा और अंतरिम सरकार का गठन करने की क्या जरूरत पड़ी। बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत 1 जुलाई 2024 को हुई, जिसे बाद में जुलाई क्रांति कहा गया। यह आंदोलन उस समय भड़का जब उच्च न्यायालय ने एक कोटा प्रणाली को बहाल कर दिया, जिसमें 1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% रिजर्वेशन दिया गया था। यह निर्णय 2018 के उस ऑफिशियल ऑर्डर को पलटता था, जिसमें पहले इस कोटा प्रणाली को खत्म कर दिया गया था। छात्रों और नौकरी के इच्छुक युवाओं ने इस फैसले को भेदभावपूर्ण और योग्यता आधारित नियुक्तियों में बाधा के रूप में देखा, जिससे देश भर में व्यापक विरोध शुरू हो गया। एक छोटा सा आंदोलन देखते ही देखते जंगल की आग की तरह ऐसा भड़का कि सत्ता में बैठी बांग्लादेश आवामी लीग और सरकार को समर्थन करने वाले लोगों तक को आग का ताप महसूस होने लगा। देखते ही देखते हाल यह हुआ कि सिर्फ 6 महीने पुरानी चुनावी प्रक्रिया से चुनकर आई शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग की सरकार को रिजाइन करना पड़ा। हालात इतने खराब थे कि शेख हसीना को चुपके से अपना सब कुछ छोड़कर देश से भागना पड़ा। चुनी हुई सरकार के रहते ही देश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो चुका था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय OHCHR के अनुसार 1 जुलाई से 5 जुलाई 2024 के बीच हुई हिंसा में लगभग 1400 लोगों की मौत हुई थी। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के रेजिग्नेशन के बाद लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, ये तो जैसे किसी को मालूम ही नहीं था। अल्पसंख्यकों पर चुन चुनकर हमले किए जा रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने के लिए तुरंत बांग्लादेश में सरकार की आवश्यकता हुई। आगे बढ़ने से पहले बांग्लादेश में सरकार बनाने की जो आवश्यकताएं हैं उसे जान लेते हैं। बांग्लादेश में संसद को जातीय संसद या कहें नेशनल पार्लियामेंट कहा जाता है। आम चुनाव हर 5 साल में होते हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को जातीय संसद में सीधे चुनी गई 300 सीटों में से कम 151 सीटों पर बहुमत हासिल करना आवश्यक होता है। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के इस्तीफा और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद पूरा का पूरा जिम्मा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन पर आ गया और उन्होंने एक अंतरिम सरकार बनाने का फैसला लिया। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन, छात्र आंदोलन के नेताओं और सैन्य अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुईं, जिसमें छात्र प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक निष्पक्ष और गैर पार्टी व्यक्ति की मांग की, ताकि जनता का विश्वास बहाल किया जा सके। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने विभिन्न राजनीतिक नेताओं, नागरिक समाज के सदस्यों और विरोध प्रदर्शन के कोऑर्डिनेटरों से भी सलाह मशविरा किया और यूनुस एक सर्वसम्मत पसंद के रूप में उभरे। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोहम्मद यूनुस एक वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। माइक्रो फिनांस और सामाजिक व्यवसाय में अपने कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। यूनुस को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सकता था, जो जल रहे बांग्लादेश को स्थिर करने के लिए बेहद आवश्यक था। इन सब कारणों के साथ इसमें अमेरिका और चाइना फैक्टर को शायद नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश का जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर है। बांग्लादेश साउथ एशिया में एक रणनीतिक स्थान पर स्थित है, जो चाइना और भारत दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि अस्थिरता के चलते बांग्लादेश पूरी तरह चीन के प्रभाव में चला जाए। इसलिए अमेरिका विकास सहायता के माध्यम से प्रभाव बनाए रखना चाहता है। हालांकि अंतरिम सरकार के गठन में अमेरिका की भूमिका साफ साफ सामने नहीं आई, लेकिन अमेरिका ने इस प्रक्रिया का समर्थन किया और इसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप बताया। 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस ने आधिकारिक रूप से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार, जो कि प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट का पोस्ट है, के रूप में शपथ ली।
यह शपथ ग्रहण समारोह ढाका स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार को देश में स्थिरता बहाल करने और नए चुनाव की तैयारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अंतरिम सरकार के बनते ही अमेरिका ने $202 मिलियन की फंडिंग बांग्लादेश को कर दी, जिसमें से अधिकांश फंड सामाजिक और मानव विकास के लिए थे, जिससे अमेरिका बांग्लादेश की जनता के बीच सकारात्मक प्रभाव छोड़ सके। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार बनने के बाद भारत के साथ रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। कई बार यूनुस ने भारत के खिलाफ बयान दिए और उनके कदमों से यह स्पष्ट हो रहा है कि वह चीन की ओर ज्यादा झुक रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अधिकारी और खुद यूनुस कई बार चीन की दौरा कर चुके हैं। इस दौरान चीन ने बांग्लादेश को दिए गए लोन पर इंटरेस्ट कम करने पर विचार करने की बात कही और दोनों देशों ने निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। इस वक्त अमेरिका का बांग्लादेश को फंडिंग देना और चीन का इंटरेस्ट रेट घटाने के बारे में सोचना और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा करना, इससे यूनुस सरकार के बनने में विदेशी प्रभाव को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। फिलहाल चीन और अमेरिका में होड़ लगी है कि कौन बांग्लादेश का ज्यादा प्रिय बड़ा भाई बन सके। इस वक्त बांग्लादेश ये नहीं समझ रहा कि अमेरिका और चाइना किसी के भी सगे नहीं है। वो तब तक ही साथ है जब तक उनका इंटरेस्ट पूरा हो रहा है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी आंदोलन हो रहे हैं बांग्लादेश में, जिसके कारण एक मीटिंग में उन्होंने सभी पार्टियों से सहयोग ना मिलने पर इस्तीफा देने तक की बात कही है। आने वाले दिनों में यूनुस सरकार कैसे और कब तक शासन करेगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह के दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।